नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले पीएम मोदी से पूछे गए लोकतंत्र वाले उस सवाल की बात जिसने एजेंडाधारियों का दिल गार्डन गार्डन कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब ने कैसे सबको आईना दिखाया, ये जरूर देखिएगा। सबरीना से लेकर ओबामा तक आज सबके लिए सत्ता की कुंजी में कुछ ना कुछ जरूर है। फिर पटना की उस महा मीटिंग की बात जिसमें मोदी विरोध का झंडा उठाकर 15 सियासी दल एक मंच पर तो आए, लेकिन अपने अपने एजेंडे के साथ। इसलिए पूछना जरूरी है, क्या ये एकता पक्की है? इस मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी सियासी कहानी समझिएगा। वैसे जब विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो एक चेहरा गायब था और वो हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। सवाल है, क्या केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की बात नहीं बनी? भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले 6 पहलवानों को आने वाले टूर्नामेंट के लिए बड़ा डिस्काउंट मिला है। भारतीय ओलंपिक संघ के एडहॉक पैनल ने 6 पहलवानों के लिए एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले तक सीमित कर दिया है और इस पर नया विवाद शुरू हो चुका है। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक का मलबा देखने का जुनून उन 5 लोगों पर भारी पड़ा जो टाइटन पनडुब्बी में सवार थे। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट दूर टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिला। ओशन गेट कंपनी के मुताबिक सभी 5 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान पर कंगाली का इतना प्रेशर है कि आईएमएफ से लोन के सवाल पर वित्त मंत्री इशाक डार ने एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया। अब उनका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ये पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती है। और अमेरिका से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। कंपनी की ओर से $2.7 अरब का निवेश किया जाएगा। भारत सरकार ने माइक्रॉन को भारत में इन्वेस्टमेंट करने की मंजूरी दी। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात अमेरिका में पूछे गए एक ऐसे सवाल की जिसे भारत में टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। गुरुवार को व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकतंत्र पर जो सवाल पूछा गया वो भारत में राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। उस सवाल ने मोदी के सारे विरोधियों को एक कर दिया। यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़े झुंड को एजेंडा चलाने वाला नोटिफिकेशन मिल गया। इसके बाद मोदी विरोधियों ने उस सवाल को अपनी अपनी फैक्ट्री में डाला, उसका कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसे अपने अपने एजेंडे में लपेटकर पेश कर दिया। सबसे पहले आपको वो सवाल बताते हैं। गुरुवार को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करने वाली पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन बहुत से मानवाधिकार संगठन हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। आप और आपकी सरकार भारत में मुसलमानों समेत दूसरे समुदाय के अधिकारों को बेहतर बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने के लिए तैयार है? ये एक सवाल था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया एक सवाल कुछ घंटों में दुनिया भर के मोदी विरोधियों का राजनीतिक टूल बन जाए? पिछले 20 घंटों में ऐसा ही हुआ है। मोदी के विरोधियों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब क्या दिया। एजेंडाधारियों को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि प्रधानमंत्री मोदी से वॉशिंगटन में भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए एक सवाल किया गया। इन सवालों के जरिए मोदी विरोधियों ने कैसे एक सेलेक्टिव नैरेटिव सेट किया वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी मूल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी के सवाल और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधा और स्पष्ट जवाब सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि सवालों वाली राजनीति क्या होती है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है।
लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो हमने आपको पत्रकार का सवाल और प्रधानमंत्री का जवाब पूरा और जस का तस सुना दिया। इसे सुनकर शायद आप भी यही कहेंगे कि एक खास मकसद से पूछे गए सवाल के जवाब में इससे सधा हुआ जवाब नहीं हो सकता। लेकिन यही क्लिप जब एजेंडाधारियों ने देखी तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं सुनाई दिया। उन्होंने पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का सिर्फ सवाल सुना, क्योंकि उसमें ही उनके लिए भर भर कर एंटी मोदी रस था। सवाल सुनते ही एजेंडा चलाने वाली और सियासत करने वाली फैक्ट्रियां और तमाम प्रोपेगेंडा मशीनें भारत में एक्टिव हो गई। हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की है, उसे भी देखिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। हम लोग नहीं हंगामा कर रहे हैं, आज तो दुनिया में ये हंगामा हो रहा है। हम जब कहते थे तो हमको तो यही कहा जाता था कि आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन जब ये बात अब अमेरिका तक पहुंच गई है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा इस बात को उठा रहे हैं, वहाँ का प्रेस उठा रहा है, वहाँ का मीडिया उठा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इतनी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में, उस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व के कारण हिंदुस्तान में परिवर्तन हो रहा है, एक गरीब इंसान की लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को देख के जो लोग पॉलिटिकल क्लासेस फ्रस्ट्रेट हो रही है, वो क्रिटिसाइज करती है। और अब हम आपका इंट्रोडक्शन वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस पत्रकार से करवाते हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया था। सबरीना सिद्दीकी अमेरिका की वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। अभी वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में व्हाइट हाउस रिपोर्टर के तौर पर काम करती हैं। सबरीना सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल की हैं। उनके पिता जमीर सिद्दीकी की पैदाइश भारत में हुई, लेकिन परवरिश पाकिस्तान में की गई। सबरीना की मां निशात सिद्दीकी भी पाकिस्तानी मूल की शेफ हैं, जबकि सबरीना के शौहर का नाम अली जाफरी है। सबरीना पाकिस्तान के लिए इमोशनल होकर सोचती हैं। वैसे सोचना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ें वहां से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इससे उन्हें अपने सवालों के जरिए किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने का लाइसेंस मिल गया। सवाल पूछना सबरीना सिद्दीकी का धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन फिर उन्हें निष्पक्ष होकर सवाल पूछना चाहिए। उन सवालों में भारत पाकिस्तान वाला एजेंडा नहीं होना चाहिए। उन सवालों में हिंदू मुस्लिम वाली सोच नहीं होनी चाहिए। वॉशिंगटन में जो सवाल पूछा गया उसमें निष्पक्षता नहीं थी। सबरीना सिद्दीकी के बाद आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भी एक बयान की टाइमिंग पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। वैसे टाइमिंग शब्द आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा, सियासत में भी इसे बहुत खास हथियार माना जाता है। ठीक उसी तरह कूटनीतिक बयानों की टाइमिंग भी बहुत अहम होती है।
दरअसल गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में स्टेट विजिट के तहत सम्मानित किया जाना था, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बड़ी बड़ी डील होने वाली थी, उससे ठीक पहले बराक ओबामा द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल कर दिया गया। इस क्लिप में बराक ओबामा एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और ओबामा ने इस जवाब में जो कहा है वो कुछ खास कीवर्ड्स पर आधारित था, जैसे मुसलमानों पर अत्याचार, डेमोक्रेसी, तानाशाह, चीन और नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि ओबामा के इस बयान से भी एजेंडाधारियों ने अपने मन को ठंडक पहुंचाने वाली कुछ बातों को उठा लिया और उनके इंटरव्यू की वीडियो क्लिप को इस मंशा से गोली की तरह चलाया कि यह भारत और अमेरिका की डील दोस्ती और डिप्लोमेसी पर भारी पड़ जाए। वैसे ये वही ओबामा है जो पीएम मोदी को कभी घनिष्ठ मित्र बताते थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ से लेकर मैन ऑफ एक्शन तक कहा। तो सवाल ये कि अचानक ओबामा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये वही ओबामा है जिनके राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए और ये बात अमेरिकी रक्षा विभाग के डेटा के आधार पर खुद काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने 2016 में बताई थी। अमेरिकी सेना के हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान मारे गए, जिनमें अधिकतर निर्दोष आम नागरिक थे। बावजूद इसके ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो ओबामा ही थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर दी और उनकी नीतियों का नतीजा ये हुआ कि एक वक्त के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके खूंखार तालिबान को सौंप दिया। जाहिर तौर पर ओबामा एक वैश्विक बुद्धिजीवी हैं और उनकी बातें, उनकी बौद्धिक बातों की पहुंच 40,000 किलोमीटर लंबी भूमध्य रेखा के विशाल दायरे में है। लेकिन लोकतंत्र को लेकर जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड डिरेल रहा हो, उनकी जुबान से लोकतंत्र की ठेकेदारी वाला बयान, वो भी एक खास सोची समझी टाइमिंग के साथ, शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। तो तमाम एजेंडाधारियों को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में सिर्फ 2 चीजें दिखाई दी। इनमें से एक है पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का सवाल और दूसरा है ओबामा का इंटरव्यू, जिसमें भारत और यहां के लोकतंत्र को लेकर कुछ खोखले प्रवचन दिए गए थे। एजेंडाधारी चाहते थे कि यह सारी चर्चा सबरीना के सवाल और ओबामा के इंटरव्यू पर ही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा भारत अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में ऐतिहासिक हो गया है। कुछ तस्वीरें आज एजेंडा जीवियों को बहुत ही गौर से देखनी चाहिए और यूट्यूबर्स का जो झुंड है वो भी चाहे तो एजेंडा एक तरफ रखकर सच्चाई पर फोकस कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उनका सम्मान किया गया, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। गुरुवार को पीएम मोदी ने अमेरिका की संसद को संबोधित किया और पीएम मोदी की करीब 1 घंटे की स्पीच के दौरान वहां मौजूद सीनेटरों ने 79 बार तालियां बजाईं, जबकि 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। हम आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखा देते हैं। हम न्यूज मित्रों को एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसे देखने के बाद कुछ खास लोगों ने बहुत धीरे से स्किप का बटन दबाया और इसे आगे बढ़ा दिया, लेकिन एजेंडा चलाने वाली सामग्री जरूर उन्होंने उसमें से चुन ली। ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद में अपना भाषण खत्म किया और फिर मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए अमेरिकी सांसदों के बीच होड़ लग गई। पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसद लाइन में खड़े नजर आए। अमेरिकी संसद में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगा दिए गए।
फिर भी हमारे देश के कई एजेंडाधारियों को सेल्फी वाली ये होड़ नहीं दिखाई दी, बल्कि अपना सेल्फ एजेंडा जरूर नजर आया। उन्होंने ना तो इस दौरे पर बाइडेन के साथ डील पर हुए साइन देखे, ना ऑटोग्राफ के लिए अमेरिकी सांसदों की लाइन देखी, बल्कि उन्होंने अपनी एंटी मोदी लाइन को कसकर पकड़े रखा। कल राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक और दिलचस्प वीडियो सामने आया। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ड्रिंक दिया जो पीएम ने अपने दाएं हाथ में लिया। तभी बाइडेन ने साफ कर दिया कि गिलास में जो ड्रिंक थी उसमें अल्कोहल नहीं था, बल्कि ये अदरक के फ्लेवर वाला सॉफ्ट ड्रिंक था जिसे जिंजर एल कहते हैं, और उसे बाएं हाथ में पकड़ना था। ये दिलचस्प वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी आपकी तो फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के हाथ में जो ग्लास देख रहे हैं उसमें जिंजर हेल था। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता की वर्कशॉप में हुए वैचारिक रिपेयर वर्क के बाद तमाम एजेंडाधारियों की आंखों में जमी पूर्वाग्रह की धूल साफ हो गई होगी। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर की, जिसमें भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों के भारी भरकम चेहरे थे। लोकतंत्र को बचाने और मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान था और विपक्षी एकता जिंदाबाद वाले दावे थे। चाणक्य के दौर में पाटलिपुत्र राजनीतिक संघर्ष का केंद्र था। आज उसी पाटलिपुत्र यानी पटना में 2024 वाले राजनीतिक संघर्ष के लिए एक बड़े मुकाबले का ब्लूप्रिंट बन रहा था। देश के 15 राजनीतिक दलों के नेता कई घंटों तक अलग अलग मुद्दों पर मंथन करते रहे। आप इसे विपक्ष का राजनीतिक एक्सपो भी कह सकते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना में लगा, जिसमें देश की तमाम मोदी विरोधी ताकतें एक साथ आईं और उन्होंने ये दिखाया कि उनके स्टॉल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए कौन कौन सा सियासी सामान है। पटना में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर विपक्षी नेताओं का महामंथन शुरू हुआ। विपक्ष के लिए अच्छी बात यह रही कि एक साथ एक मंच पर 15 दलों के नेता मिले। इस महाबैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ वाक्यों में पूरी कहानी सिमटी हुई है, उस पर थोड़ा गौर कीजिए। पहला, लोकतंत्र को बचाना है। दूसरा, मोदी को हराना है। तीसरा, मतभेद भुलाकर साथ लड़ेंगे। चौथा, हमें विपक्ष नहीं देश प्रेमी कहिए। पांचवा, देश में तानाशाही चल रही है। छठा, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सातवां, जो चले गए उनकी बात मत कीजिए, जो हैं उन्हें देखिए। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और स्टालिन के चले जाने के सवाल पर कही गई थी। आठवां, और लालू यादव ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को शादी करने की सलाह भी दे डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी दलों की अगली मीटिंग की डेट फिक्स हो गई है। अगली मीटिंग 12 जुलाई को शिमला में होगी। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की यह रील आप भी देखिए। इस रील को देखते हुए एक बात याद रखिएगा कि मोदी विरोध वो गोंद है जिसमें तमाम विपक्षी दलों के दिल आपस में चिपके हुए हैं। काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है। एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। ये कौन लोग जुट रहे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है नरेंद्र मोदी को हटाना। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जिन्होंने जेपी के आंदोलन में भाग लिया था, वो आज इमरजेंसी लगाने वालों के सामने नतमस्तक हैं। इससे बड़े कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है।
फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करें। देखिए, विपक्ष की एकता की बात एक छलावा है। आप देखो, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आपस में compete करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्या टीएमसी और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में compete करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे? बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, कि जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। इस मंथन से कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ विष ही विष निकलना है। मोदी जी पर विष उगलना है, इन लोगों ने विष बोलना है, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है और इनके पास न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम नारा है, उनके लिए कुर्सी प्रथम नारा है और ये चुनाव आते आते गठबंधन बिखर जाएगा, क्योंकि वहाँ लड़ाई कुर्सी की है और कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो इसमें शामिल हुए, लेकिन मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए। आज की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है। उसने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। आज पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की चुप्पी उसके वास्तविक इरादों पर संदेह पैदा करती है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे, नहीं तो उसके साथ विपक्ष की किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हो। विपक्ष की इस मीटिंग पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से इस मीटिंग पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ राहुल बाबा हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग पीएम मोदी के पक्ष में 2024 का फैसला सुनाएंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह स्वार्थ वाला मिलन है। इस दौरान ममता बनर्जी और लेफ्ट के पुराने संबंधों पर भी स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। हालांकि विपक्षी नेताओं का यह मिलन बीजेपी का कितना सियासी समीकरण बिगाड़ेगा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपको बताते हैं कि विपक्ष की ताकत कितनी है। कांग्रेस के पास लोकसभा की 52 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की
31 सीटें हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो उसके पास लोकसभा की 23 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। डीएमके के पास लोकसभा की 23 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं। जेडीयू की बात करें तो उसके पास लोकसभा में 16 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 5 सांसद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा के 3 सांसद हैं। एनसीपी के लोकसभा में 5 सांसद हैं जबकि राज्यसभा में 4 सांसद हैं। सीपीएम की बात करें तो इसकी लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। इसी तरह सीपीआई के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2-2 सांसद हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लोकसभा में 3 सीट हैं जबकि राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में 3-3 सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा में 1 जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इस तरह झारखंड की जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के पास लोकसभा में और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास लोकसभा में 1 भी सीट नहीं है लेकिन राज्यसभा में 6 सीटें हैं। पीडीपी और सीपीआई एमएल 2 ऐसी पार्टी हैं जिनके नेता आज मीटिंग में मौजूद रहे लेकिन उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो आज कुल 150 लोकसभा सांसद और 93 राज्यसभा सांसद वाले दल इस मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन यह संख्या बल पिछले चुनाव का है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह मंथन किया गया। वैसे तो राजनीति विपक्षी एकता की ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन पटना में अलग अलग विचारधारा और अलग अलग क्षेत्र में पकड़ रखने वाले दलों के नेताओं की जो आज मीटिंग हुई उसमें कई दल नदारद भी रहे। जरा इसका भी एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी इस मीटिंग से गैर मौजूद रही। आपको बता दें आरएलडी की राज्यसभा में 1 सीट है जबकि लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी भी इस मीटिंग से दूर रही। बीजेडी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं जबकि लोकसभा में 12 सांसद हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी भी मीटिंग में नहीं रही जिसकी राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 10 सांसद हैं। तेलंगाना की बीआरएस जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है वो भी आज मीटिंग से दूर रही। राज्यसभा में बीआरएस के 7 सीटें हैं जबकि लोकसभा में 1 भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, इसके राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 22 सांसद हैं। एचडी देवगौड़ा की जेडीएस भी आज विपक्षी दलों की मीटिंग से दूर रही जिसके राज्यसभा और लोकसभा में 1-1 सांसद हैं। कुल मिलाकर देखें तो 45 लोकसभा और 27 राज्यसभा सांसद वाले 6 दल इस पार्टी जो बैठक हुई थी पार्टियों की उससे नदारद रहे। आज विपक्षी दलों की मीटिंग के मुद्दे गंभीर थे। इसी गंभीर मुद्दों के बीच राहुल गांधी के दूल्हा बनने की बात भी आ गई। दरअसल बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की नसीहत दे दी और कहा कि राहुल गांधी दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। सोनिया जी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें। आप लालू यादव की पूरी बात को सुनिए। घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीतता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। और सत्ता में अब बात उसकी जिसके आने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेते। इस मुसीबत का नाम है तोंद, यानी निकला हुआ पेट। आज इसी पर सबसे पहले हम आपके कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। क्या किसी पार्टी या फंक्शन के दौरान तस्वीर खिंचवाते वक्त आपको भी सांस खींचकर अपना पेट अंदर करना पड़ता है?
क्या आपको भी ये डर रहता है कि कहीं आपकी निकली हुई तोंद शर्ट का बटन तोड़कर बाहर ना आ जाए? क्या आपके कमरे में आपसे पहले आपका निकला हुआ पेट दाखिल होता है? क्या आपकी तोंद की वजह से आपको कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है? और क्या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपकी तोंद आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है? वैसे इस तोंद और मोटापे को लेकर कई मजेदार मीम भी शेयर किए जाते रहे हैं, जैसे पैसा आता है चला जाता है, खुशी आती है चली जाती है, लेकिन एक बार तोंद निकल आए तो वो आसानी से नहीं जाती है। आज यही तोंद इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। इसी तोंद को लेकर एक रिसर्च भी की गई है, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि तोंद वाला ये तनाव सिर्फ आपको ही नहीं है, बल्कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और इंडिया बी ने मिलकर देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्टडी की और बताया कि भारत में 40% आबादी की तोंद निकली हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि निकले हुए इस पेट की परेशानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखने को मिली है। ICMR और इंडिया बी ने अपनी ये रिसर्च रिपोर्ट 12 साल तक 1,13,000 लोगों पर स्टडी के बाद जारी की। जल्दी से आपको इस रिसर्च की कुछ बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तोंद पर हुई इस स्टडी के मुताबिक झारखंड की स्थिति सबसे बेहतर है, जहां 20% से कम लोगों की तोंद बाहर है। महाराष्ट्र, बिहार, असम और मेघालय जैसे राज्यों में 25% से कम आबादी ऐसी है जिनका पेट निकला हुआ है, जबकि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25% से ज्यादा लोग अपनी निकली हुई तोंद से परेशान हैं। वैसे न्यूज मित्रों की जानकारी के लिए बता दें, मोटापा होना और तोंद निकलना दोनों में फर्क है और ये बात इस स्टडी में बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 29% लोग मोटापे के शिकार हैं, जबकि 40% लोगों की तोंद निकली हुई है। यानी 11% ऐसे लोग हैं जो मोटे तो नहीं हैं, लेकिन उनकी तोंद बाहर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तोंद के मामले में भारत की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा तनाव में हैं। इस स्टडी में पाया गया कि भारत में 25% लोग मोटापे के शिकार हैं, जबकि महिलाओं की संख्या 32% है, जबकि तोंद के मामले में ये अंतर कहीं ज्यादा है। भारत में 29% पुरुष ऐसे हैं जिनकी तोंद निकली हुई है, लेकिन इससे परेशान महिलाओं की संख्या 50% से भी ज्यादा है। ICMR की स्टडी के मुताबिक करीब करीब आधे इंडिया को तोंद वाली ये टेंशन है। रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि 100 में 40 लोगों की तोंद निकली हुई है। अगर 40% के इस आंकड़े को आधार माने तो भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी देश में 56 करोड़ से ज्यादा लोगों की तोंद बाहर है। और मुमकिन है इसमें बहुत से न्यूज मित्र भी शामिल होंगे जिन्हें निकले हुए पेट की वजह से शायद कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और देखिए, खबर बताते बताते सत्ता में जो आज का वक्त है वो भी खत्म हो गया है, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही साथ सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।